Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is the video and daily topic-wise news analysis where we cover two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो इन दोनों न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ है उसको बहुत ही सिंपली तरीके से मैं आपको समझाऊंगा so that you get maximum benefit for your prelims and mains examination. So let's get started. And these are the list of the topic for 1st of August. So the first topic is draft EIA 2020 needs to be evaluation. This is for the environmental impact assessment. उसके अलावा जो दूसरी टॉपिक है दैट इज नोट टू SII फॉर लेट स्टेज वैक्सीन ऑफ द ट्रायल दैट इज देयर फॉर द COVID-19 वैक्सीन. दिस इज Serum Institute of India. The third topic is India's digital economy. We will talk about the UPI which is there in the editorial page. And the last topic is India COVID-19 fatality rate. So these are some of the important topics that I'll be discussing with you. Apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video with the explanation of previous day questions. तो कल के जो सवाल थे उसके करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा. तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सारे करेक्ट ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशन जानने को मिले. और आप में से जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. The first topic is draft EIA 2020 that needs a revaluation. So this is there in the Hindu and it talks about the loopholes which is there in the draft EIA 2020. जो recent में सरकार ने environmental impact assessment की जो draft बनाई है उसके क्या क्या loopholes हैं और क्या challenges हैं उसमें, right? बात करें इस तरह की आर्टिकल की इंपॉर्टेंस की तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 4 वेयर अ डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द केस स्टडी सेक्शंस, राइट. और प्रीलिम्स में जो EIA का कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको बताऊं, इससे पहले हमने डिस्कस किया था EIA को लेकर के, डिटेल में डिस्कशन है, वहाँ पे भी एक बार वीडियो सीरीज देख सकते हैं न्यूज़ में. इसमें यहाँ पे को मैं डिटेल में बताऊं क्या क्या चीज़ें की गई है. सो द ड्राफ्ट EIA जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है 2020, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली जो हमारी पुरानी EIA थी 2006 उस वर्जन को चेंज करके 2020 में कुछ प्रोविजंस को हटाए गए हैं. उसी प्रोविजंस को लेकर के सारी कंट्रोवर्सी है. नाउ द पॉइंट ऑफ जो कंटेंशन है दैट इज रिलेटेड टू द ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. उसमें सबसे पहली कारण है जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है. पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की बात की गई है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस. एंड लेस पब्लिक पार्टिसिपेशन विद द अफेक्टेड कम्युनिटीज़. तो जो भी लोग, जो भी कम्युनिटी अफेक्टेड है उसको लेकर के उसकी जो बातें हैं वो भी उनको एक पूरा प्रोएक्टिवली उनको बात रखने की मौका नहीं दिया गया इसमें, राइट. सो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जब 2001 में ये 2006 में जब ये आई थी उस समय जो पूरी कोशिश ये की गई थी कि जो ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं वहाँ पे अगर कोई कहीं इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कहीं अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो उसकी कंपनसेशन वहाँ के लोकल लोगों को देने की मैंडेटरी प्रोविजंस रखी गई थी. बट इस बार की जो चेंजेस की गई है उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है. ना बात करें अटेम्प्ट्स की विकिन की, जिस तरह से जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है वो काफ़ी साइलेंट है विथ रिगार्ड्स टू दिस कम्युनिटी हु आर अफेक्टेड, राइट. ऐसे कई लोग, जैसे मान लो कोई कम्युनिटी है, कहीं कोई ऑयल रिफाइनरी बन रही है, कहीं कोई प्लांट बन रही है और वहाँ पे उस कम्युनिटी को अगर रिप्लेस किया जाता है तो दैट नीड टू बी एडिक्वेटली कंपनसेटेड. तो इसके बारे में ये जो ड्राफ्ट है वो बहुत कुछ डिटेल में गाइडलाइन नहीं देती है. So this is the one challenge. Now the draft seems to favor the industries के favor में है and that seems to have largely neglected the balance between the sustainable development and environmental protection. तो यहाँ पे एक जो ethical dilemmas वाले जो questions हैं आपके ethics पेपर में, जो जनरल स्टडीज पेपर 4 में, वहाँ पे डायरेक्ट सवाल आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं. ना व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो EIA है वो है क्या. बेसिकली ये जो रूल बनाई गई थी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, एक प्रोसेस रखी गई थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, जो कि प्रिवेंट करता ही है किसी भी इंडस्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फ्रॉम बीइंग अप्रूव विदाउट बीइंग प्रॉपर ओवरसाइट. तो उसकी जो लूप होल्स है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस प्रोजेक्ट्स के, वो सारी चीज़ों को, सारे मापदंड पे एवरी पैरामीटर्स हैज़ टू बी चेक बिफोर प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कमिंग टू द एक्शन, राइट. उसके बारे में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स में लाई गई थी. उसके साथ के साथ द प्रोसेस इंश्योर की जो हर प्रोजेक्ट है दैट गो थ्रू द EIA प्रोसेस. EIA एक मैंडेटरी प्रोसेस रखी गई है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को जो कि इन्वायरमेंटल एरियाज में लग रही है. एंड ऑब्टेनिंग द प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस. तो NOC लेना इन्वायरमेंटल का बहुत ज़्यादा मैंडेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंजेस है. तो जो EIA की जो कवरेज है वो किन किन प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल है. तो जो पहली केस है दैट इज़ माइनिंग ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थर्मल या फिर न्यूक्लियर पावर हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, उन पे मैंडेटरी है. साथ के साथ जो रियल स्टेट्स हैं और जो अदर इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट है, तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ों पे EIA एप्लीकेबल होती है.
ना बात करें क्या क्या लूप होल्स हैं EIA 2020 में, जिसको लेकर के सारी कंट्रोवर्सी है, और इस एडिटोरियल का फोकस ही कंट्रोवर्सी बेसिकली जो लूप होल्स हैं उन पे है। तो जो ड्राफ्ट EIA है उसमें जो पोस्ट फैक्टो की जो क्लियरेंस की बात की गई है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट कैन बी कंटिन्यूड विदाउट इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स, राइट, और उसको अगर क्लियरेंस नहीं मिली है तो वो आगे अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकता है विदाउट द क्लियरेंस, और उसके जो बाद में भी उसको क्लियरेंस मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट EIA 2020। तो काम पहले स्टार्ट हो सकती है उस इंडस्ट्रीज की, बाद में उसको NOC भी दिया जा सकता है। सो दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके अलावा देर इज़ अ डिजास्टर्स, ये एक डिजास्टर्स होगा इस तरह की जो ड्राफ्ट बनाई गई है, क्योंकि विदाउट EIA क्लियरेंस किसी भी प्रोजेक्ट्स को लाने की कोई मतलब ही नहीं है इंडिया में, राइट। क्योंकि हमने रिसेंट में जो अभी इंसिडेंट देखे हैं, अगर मैं आपको दो बड़े एग्जांपल बताऊं, जो LG की पॉलीमर प्लांट थी विशाखापट्टनम में, जहां पे जो साइट्रिन गैस थी उसकी लीकेजेस की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई। और सेम 27 मई को एक केस हुई थी जहाँ पे 3 सोखिया आसाम के डिस्ट्रिक्ट में ऑयल गैस रिफाइनरी, जो इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी थी, वहाँ पे आग लग गई और फायर की वजह से काफ़ी लोगों का वहाँ पे नुकसान हुआ, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट विच ऑलरेडी हैज़ टेकन प्लेस इन इंडिया। तो उसके बाद इस तरह के ड्राफ्ट में जो प्रोविजंस हैं पोस्ट डिफैक्टो क्लियरेंस को, उसको पूरी तरह से हटाने की ज़रूरत है सरकार को। Now the new draft needs to endeavor to take away the power from the communities। ऐसे लोग जो कि उस प्रोजेक्ट, कहीं पे अगर प्रोजेक्ट ले रही है किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट, तो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनके बारे में बातें कम की गई है, उन कम्युनिटीज़ के बारे में बातें कम की गई है। सो इट रिड्यूस द स्पेस अवेलेबल फॉर द पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो जन लोगों की जो भागीदारी, जो जन भागीदारी है, उसको कम किया गया। सो पब्लिक पार्टिसिपेशन हैज़ बीन रिड्यूस इन दिस ड्राफ्ट EIA। दैट इज अगेन अ वेरी विच अल्टीमेटली लीड्स टू द पब्लिक डिस्ट्रस्ट। तो पब्लिक ट्रस्ट के इश्यूज़ को लेकर के बात की गई है, और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है दैट इज़ वेरी क्रूशियल प्रोसेस व्हेन इट्स कम टू द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और एक सिग्निफिकेंटली तरीके से कम्युनिटीज़ को हेल्प करती है ताकि उनको पूरी तरह से कंपनसेट किया जाए, और जो मेन स्ट्रीम में जहां उनको रहनी चाहिए वहां तक उनको कंपनसेट मिलना चाहिए, राइट। एंड इन शॉर्ट्स अगर ड्राफ्ट EIA 2020 की बात करें तो जो एंटी इन्वायरमेंट और एंटी पीपल एक्ट के तौर पे इसको देखा गया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी जगह पे आप इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो और वहाँ पे अगर किसी सेटलमेंट में कोई कम्युनिटी रह रही है, नंबर कैन बी वेरीज फ्रॉम 100 to 1000, और कितने जगह के लोग हैं, तो इनको सबसे पहले कंपनसेट करना है, और इनको जो यहाँ जहाँ भी प्लांट लगी है इसके अलावा कोई एक ऐसी जगह पे इनको सेटल करना है जहाँ पे ये आराम से रह सके और सारी चीज़ें की सुविधाएं भी इनको मिल सके, राइट। सो दिस इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन विच वॉज देयर इन द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो EIA हमारी 2006 थी, वहाँ पे ये प्रोविजंस रखे गए थे, बट अभी इसको 2020 में हटा दिया गया है। नो एक फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया के केसेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि इस एडिटोरियल में भी डिस्कस है। तो जुलाई 12 को जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर्स, उन्होंने एक कलेक्टिवली इन्वायरमेंटल कैंपेन चलाया, और इस कैंपेन के बदले उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्यूज किया गया था ऑफ द कमिटिंग द क्राइम अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ फॉर प्रिवेंशन एक्ट तब लगाई जाती है किसी इंडिविजुअल पे या किसी एंटिटी पे या किसी NGO पे, अगर उसने कोई टेररिज्म या फिर देश में अशांति फैलाने का काम किया है, तब लगती है। तो अगर कोई एक NGO, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर की बात करिए, तो उस पर आप अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट कैसे लगा सकते हो, राइट। सो इट एलिज्ड दैट, इनका जो दिल्ली पुलिस का जो कहना था, उनका कहना था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेल किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को, और इनके जो मेल से जो बेसिकली जो सद्भाव है, टॉकिंग अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल कैन बी अफेक्टेड। सो दिस इज कम्प्लीटली which is something not very fair in the country like India, because we have the democratic right to ask any of the or ministries। हमारे पास RTI है, हम RTI का सहारा लेकर के पूछ सकते हैं लोगों से, या कोई भी ऐसी मिनिस्ट्रीज या NGO कहीं भी किसी भी मिनिस्ट्री से सवाल पूछ सकती है, तो उसको लेकर के आप अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट नहीं लगा सकते हैं उन पर। और बाद में दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से ये बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ उन पर लगाई गई है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली दिस इज़ नॉट ऑन द पार विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इस तरह की बातें एक स्टेट एजेंसी से बहुत हद तक निंदनीय है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि जो भी चीज़ें की गई है उसको चेंजेस में लाया जाए, और इनका मानना है, जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया है, इन्होंने कहा कि जो रिप्लेस की जा रही है GST मॉडल, इट वुड बी कम्प्लीटली अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जो प्रोसेस है उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है, और इसका फ़ायदा हमारे इन्वायरमेंट में नहीं मिलेगा।
ना वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, तो वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्गर लॉ जहाँ पे इन्वायरमेंट शुड बी इंश्योर्ड विद द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवेलेबल फॉर द प्यूरेस्ट हु नीड देम। तो जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनको सबसे पहले जहाँ उनको पलायन किया जा रहा है, जहाँ उनको वहाँ से पुनर्वास किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, तो दे नीड टू बी एडिक्वेटली कंपनसेटेड। उसके बाद एनी ड्रास्टिक चेंज इन द EIA would have a direct impact on the living and working condition of these people on the particular ecology. उसके अलावा if government did not acknowledge this urgent need, it would be not a people friendly law, or we must to have a parliamentary standing committee on the environment and forest to take up the case। अगर मंत्रालय जो हमारी मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, अगर उनसे ये चीज़ें नहीं होती है तो फिर इन बातों को जो PSC है, पब्लिक स्टैंडिंग कमेटी है, वहाँ पे ले जानी होगी। And the present EIA draft 2020 needs to be changed in keeping the mind with the core provisions of the environmental impact assessment। तो मेन जो चेंजेस हैं EIA को और जो मेन प्रोविजंस है पूरे ड्राफ्ट की, वो अगर इस चीज़ को फुलफिल नहीं करती है तब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि सरकार ये दो जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख करके फिर से ड्राफ्ट में अमेंडमेंट लाए, और नहीं तो ये बातों को पार्लियामेंट्री कमेटीज तक ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। Now the second topic, that is note to SII for the late stage Covaxin trial। So the Serum Institute of India को गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि उनको लेट स्टेज में ट्रायल के लिए अनुमति मिल गई है। सो दिस इज़ देयर इन द इंडियन एक्सप्रेस। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें जनरल स्टडीज़ में, तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। सो एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनको अलाउ किया जाएगा और लेट स्टेज ह्यूमन ट्रायल फॉर द कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट। और इंडिया की तरफ से ये एक काफ़ी बेसिकली कोवैक्सीन के बाद जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनकी कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छी रही है। एंड द डेवलपमेंट कम आफ्टर द 3-day सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो थी, उन्होंने इस थेरेपीज़ को लेकर रिकमेंड किया था कि ठीक है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको आगे ट्रायल में कंडक्ट किया जा सकता है। दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। ना बात करें SII और जो एस्ट्राजेनिका टाइज है उसके बारे में, तो जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने स्वीडन की जो एस्ट्राजेनिका नाम की बहुत बड़ी फर्म है उनके साथ टाई अप किया है ताकि वैक्सीन को बिल्ड किया जाए। एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग अलॉन्ग विद द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल में चल रही है। तो इसका जो फ़ायदा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीज़ थी उन्होंने चीज़ों को इवेल्युएट किया और जो प्रपोजल रखी थी कि जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उन्होंने भी परमिशन दिया था हमारे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ताकि वो फेज़ 1 और फेज़ 2 और फेज़ 3 के जो ट्रायल्स हैं उनको पूरे कर सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जहाँ पे एक नहीं दो हमारे जो वैक्सीन्स हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो SSI हो, तो इन दोनों जो बड़े एंटिटीज़ हैं, इंडिया के सबसे नामी गिरामी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये अगर बात करें जेनरिक ड्रग्स की, तो SII जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो भारत बायोटेक है, राइट, जो भारत बायोटेक है, ये दो एक बहुत ही बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है इंडिया में। वर्ल्ड वाइड इनकी रिकॉग्निशन काफ़ी अच्छी है ना। दिस इंक्लूड द रिकमेंडेशन कि किस तरह से ट्रायल को आगे बढ़ाया जाएगा, जो वैक्सीन की एबिलिटी है इन इम्यून रिस्पॉन्स उसको चेक की जाएगी। और कमेटी ने ये कहा कि जो ट्रायल्स हैं दैट नीड टू टेक द एबिलिटी ऑफ द वैक्सीन दैट इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। तो वैक्सीन किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स कर रही है उसको फाइनल स्टेज में भी चेक करने की ज़रूरत है। और जो दूसरी स्टेप्स होगी दैट जो हमारे यहाँ जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है दैट वुड स्टडी द रिकमेंडेशन and the call will be taken according to the proposal। So the firm has planned, if the firm का मतलब वो यहाँ पे SII जो हमारी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, that would conduct phase 2 and phase 3 ट्रायल, और जहाँ पे जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो 1600 पार्टिसिपेंट्स के साथ ये कंटिन्यू करेगी। और SII has expanded the number of site trials, so they are looking forward to continue with 20 sites in India। पहले इनको 1-2 sites दिए गए थे, अब ये 20 नंबर ऑफ स्टेट्स में, सिटीज़ में अपने जो ट्रायल्स हैं 1600 पार्टिसिपेंट्स के साथ आगे बढ़ाएंगे, राइट। सो दिस इज़ फ्रॉम द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा विच इज़ कमिंग। नाउ सेलुलर इम्यूनिटी की बात करें तो सेलुलर इम्यूनिटी एक इस तरह की एबिलिटी होती है जहाँ पे स्पेसिफिक जो हमारे वाइट ब्लड T सेल्स होते हैं वो दे कैन अटैक एंड किल द वायरस, और जो T सेल है दैट रिमेन लॉन्गर इन द बॉडी। तो T सेल इज़ वेरी इफेक्टिव व्हेन इट्स कम टू द एंटीबॉडीज जनरेशन। जब भी किसी एंटीबॉडीज़ को जब मेमोरी रिस्पॉन्स करना होता है तो T सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये T सेल्स वही सेल है जब किसी इंडिविजुअल को HIV होती है तो T सेल की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से डिटोरेट हो जाती है, कम हो जाती है। सो T सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स कम टू एंटीबॉडीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंटीबॉडीज इन द ह्यूमन बॉडी, राइट। सो T सेल हैज़ अ वेरी क्रूशियल रोल। ना बात करें अलग टॉपिक की, दैट इज़ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी।
सो दिस इज़ देयर इन द इंडियन एक्सप्रेस। आपको इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में ये चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे बात की गई है जिस तरह से यूपीआई की पेमेंट्स हैं उसका कितना सक्सेसफुल आगे इंडिया को फ़ायदा हुआ है, और आने वाले समय में यूपीआई की क्या बेसिकली रोड मैप होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए, उसके बारे में बातें की गई है। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में भी डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस बेसिकली अभी रिसेंट में हुआ क्या कि जो यूएस और इंडिया की जो बिजनेस काउंसिल थी उसकी मीटिंग हुई, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने चीज़ों को हाईलाइट करते हुए कहा कि देयर नीड टू हैव अ ग्रोथ गैप इन द डिजिटल, जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है उसमें हमें और ग्रोथ करने की ज़रूरत है और जो गैप्स हैं उसको कम करने की ज़रूरत है। यूपीआई सिस्टम के बारे में बात की गई है, एक नेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम बनाई गई है जहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज अडॉप्ट करेगी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड देगी लोगों को। अगर बात करें इंडिया में तो ऑलमोस्ट 500 मिलियंस ऐसे इंडियन हैं जो आज की डेट में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। तो इतने लेवल तक हमें पार्टिसिपेशन लोगों को करवानी है यूपीआई में, ताकि जो हैजल फ्री सर्विसेज है और जो ईजी तरीका है मनी ट्रांसफ़र का या बैंकिंग सर्विसेज का, उसका सारा फ़ायदा यहाँ के सिटीजन ले पाएँ। ना बात करें डबलिंग साइज ऑफ डिजिटल रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे बात की गई जो डिजिटल डिवाइड है उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, चाहे जो भी टूल्स हो या फिर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू, राइट। तो डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट करने की बात की गई है। उसी क्रम में सरकार ने जो यूपीआई है, हमारे यूनियन जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम्स हैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात की गई है, क्योंकि जब ये यूपीआई की जो सिस्टम लॉन्च हुई थी इंडिया में उसके बाद देखा यह गया है कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है चाहे वो बैंक प्लस यूपीआई वो काफ़ी हाई रेट में बढ़ी है, राइट। और जो इनिशिएटिव्स हैं इन्होंने इनेबल किया है इंडियन सिटीजन को टू मेक द डिजिटल पेमेंट, और ऑलमोस्ट मोर देन 60 मिलियन इंडियन स्मॉल एंड बिजनेस आर लोकली यूजिंग दिस कम्युनिटी इवन इन द वर्ल्ड, राइट। तो इंडिया के पार्टिसिपेशन की आप बात करोगे तो वो बहुत हद तक आगे बढ़ी है। और जो यूपीआई सिस्टम है दैट हैज़ अ नेशनल ओपन स्टैंडर्ड, तो इंडिया की जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है वो इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकती है और एक इक्वल एंड लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकती है और भी दूसरे पार्टनर्स को, राइट। खास करके रूरल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो रूरल एरिया में उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, राइट। नाउ सक्सेस ऑफ यूपीआई अगर सिस्टम की बात करें तो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन वेरी सक्सेसफुल इन जस्ट 4 ईयर। 2016 में इसको लॉन्च की गई थी, तो 2016 के बाद 2020 में जो इसकी सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छी है, राइट। और जो यूपीआई सिस्टम है दैट हैज़ मैनेज टू हैव 100 मिलियन स्ट्रॉन्ग यूजर्स इन इंडिया बेस, 100 मिलियन के आसपास के जो यूज़र बेस हैं अभी है प्रेजेंट में इंडिया में। एंड मीन वाइल इट हैज़ सेट एन इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क अराउंड द सिक्योरिटी और एफिशिएंसी। यूपीआई सिर्फ सेफ ही नहीं बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट भी है। यूपीआई के जो बेनिफिट्स हैं दैट इंडिया होल्ड अ न्यू ग्रेट पोटेंशियल इन फर्दर इनोवेशन एंड कॉमर्स, तो वर्ल्ड वाइड जो इंडिया की जो यूपीआई सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है कि एक बहुत ही अच्छी सर्विसेज स्टार्ट की गई है। और रैपिडली अगर बात करें तो यूपीआई नीड टू हैव एन नीड ऑफ द आवर एंड द बेस्ट वे टू स्ट्रेंथन इज द डिजिटल इकोनॉमी। तो इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी में तो अभी जो सबसे ज़्यादा चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है वो यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रही हैं। सो टुडे पीपल कैन सेंड मनी टू देयर एज्ड पेरेंट्स, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे कंट्रीज़ में हो तो यूपीआई के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइसोलेट देम ड्यूरिंग द फिजिकल डाइस्टेंस, अभी कोविड-19 के टाइम में जहाँ पे फिजिकल डाइस्टेंसिंग को काफ़ी ज़्यादा एक मैंडेटरी प्रोविजन रखा गया है, उस टाइम में यूपीआई जैसे ट्रांजेक्शन जिसको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है ये एक बहुत ही कारगर हो सकती है, राइट। उसके अलावा फार्मर की अगर बात करें तो फार्मर ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सेल करने को या फिर उनके जो पेमेंट्स हैं वो भी डायरेक्ट उनको रिसीव हो सकते हैं। यूपीआई टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज़ हैं उन्होंने लोकल लीडरशिप को भी काफ़ी प्रमोट किया है। इंडिया के जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनने कभी मदद की है बेसिकली लोगों की एंड द रूरल एरिया इन द ट्रांजिशन टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू जो मोबाइल यूज़र्स हैं इंडिया में अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 500 मिलियन यूज़र्स हैं, तो इनको जो टारगेट रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज़ करके कि 500, अभी हमारे पास जो प्रेजेंट में जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं जो यूपीआई एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं वो 100 मिलियन के आसपास है, राइट। दिस इज़ अ फिगर। तो गवर्नमेंट वांट कि 2022 तक इस फिगर को 500 मिलियन तक लेके जाना है। एंड द पावर टूल कैन बिल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस to India in the lifting millions of people out of the poverty and build a resilient future economy shocks। किसी भी तरह से भविष्य में कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, मान लो जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ उस टाइम के बाद से यूपीआई पेमेंट्स जो है उसकी चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे। तो इसी तरह की चीज़ों पे बेसिकली जोर देने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में अगर किस तरह की इकोनॉमी शॉक्स आए तो इंडिया इतनी वेल इक्विप्ड हो कि वो यूपीआई पेमेंट्स और डिजिटल इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ सके। Now the other topic is India's COVID-19 fatality rate।
यहाँ पे भी एक अच्छी न्यूज़ है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो वर्ल्ड में सबसे कम है इंडिया के। तो प्रीलिम्स में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे और इस तरह के जो सवाल हैं, इस तरह के जो न्यूज़ है वो आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलिटी रेट की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिवली वो डाउन हुई है इंडिया में और करेंटली स्टैंड्स फॉर 2.18% एंड दिस इज ग्लोबली जो है पूरे विश्व में सबसे कम है। सो इंडिया हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ फर्टिलिटी केसेस ग्लोबली विच इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग स्ट्रीटली। बहुत अच्छे तरीके से इसको गिरावट देखने मिली है। और रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 4,42,588 टेस्ट किए जाएँ, जहाँ पे 24 आवर के बेसिकली रिपोर्ट्स हैं। तो टोटल केसेस में देखे गए हैं जो 2.8 पेशेंट्स हैं आर इन द वेंटिलेटर्स इतने में, और 1.61 पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड आईसीयू सपोर्ट और 2.32 आर रिक्वायर्ड एन ऑक्सीजन सपोर्ट। तो इंडिया की जो सिचुएशन है, कंडीशंस है, बहुत हद तक इम्प्रूव हो रही है। कुछ स्टेट्स ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो एक्टिव केसेस की अगर मैं बात करूं तो इंडिया हैज़ कंडक्टेड दिस मच ऑफ टेस्ट 6,42,588। तो इस टेस्ट में ये 24 आवर में टेस्ट किए गए हैं। एक्टिव केसेस मैंने आपको बताएं जो मेडिकल सुपरविजन्स में है दैट इज़ ओनली 33.27% और 1/3 ऑफ द टोटल पॉजिटिव केसेस। उसके अलावा रिकवरी रेट की बात करें तो कंपेयर किया जाए अगर ग्लोबली तो वी हैव गुड नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे रिकवरी काफ़ी अच्छी हो रही है। और रिकवरी के जो केस लोड है इंडिया की 64.54% है, राइट, ऑलमोस्ट क्लोज टू 65%। तो रिकवरी रेट इंडिया की आप बोल सकते हो कि 65% के आसपास है। और जो हाईएस्ट रिकवरी देखी गई है वो दिल्ली में देखी गई है, जहाँ पे क्लोज टू 89% इज द रिकवरी रेट। हरियाणा में 79% और कर्नाटका में जो लोवेस्ट है रिकवरी रेट वो 39.36 है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो क्लोज टू 40%। ना बात करें रिड्यूस मोर्टेलिटी की, तो जो एफर्ट्स ये लगाए गए हैं कि जिस तरह से जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जाए। बहुत ज़्यादा सर्च देखी गई थी पुणे में, थाने में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। तो इन जगह पे भी जो मोर्टेलिटी है उसमें भी जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आई हैं और देखा ये गया कि इनमें भी जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है। ना क्या क्या मेजर्स लिए जाने की ज़रूरत है कंटेनमेंट जोन्स की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स कंट्रोल जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया है कि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन को लगाएं या फिर उनको बेसिकली ईज डाउन करें। उसके अलावा जो वाइड स्प्रेड ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इंटेंसिव और रैपिड के डोर टू डोर सर्चेस, जिसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी आप बोल सकते हो, ये करने की ज़रूरत है। मोर आइसोलेशन फैसिलिटीज़ फॉर सस्पेक्टेड केसेस, अगर कोई सस्पेक्टेड केसेस हैं तो उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। एंड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। जो ऑक्सीजन सपोर्ट्स है, बेड है, वेंटिलेटर्स हैं, उन सारी चीज़ों के साथ हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। और हो सके तो एक प्लान्ड सेरो सर्वे भी करनी चाहिए, क्योंकि सेरो सर्वे से मैं आपको अगर दिल्ली का एग्जांपल बताऊं तो दिल्ली में ऑलमोस्ट 23% ऐसे लोग हैं जिनको सेरो सर्वे में ये पाया गया कि दे हैव ऑलरेडी बिल्ट एंटीबॉडीज़। तो 23% का मतलब है दिल्ली की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है। तो 23% का मतलब हुआ कि 45 लाख लोग के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, राइट। और गवर्नमेंट का कहना था कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो 1.2 लाख हैं। तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेटा है, बट सेरो कल्चर से, जो सेरो सर्वे से ये पता चला कि 45 लाख लोगों के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी है और उन्होंने कोई सिम्टम्स दिखाया भी नहीं और वो इम्यून रिस्पॉन्स उनकी पॉजिटिवली बन गई है कोविड-19 के अगेंस्ट, राइट। तो सेरो सर्वे का ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। सेरो सर्वे के बारे में आप डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे। एक डेडिकेटेड चैनल है जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चंस मिल जाएगी और उसके आंसर आप हमें 6 PM तक भेज सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को ज़रूर चेक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें इसका। नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन, कल के जो सवाल थे उसके करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊँगा। तो जो पहला सवाल था उसका आंसर है डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, that the place of the image over the river goddess of the Ganga and Yamuna are usually found in the entrance of Garbhagri and the Nagra temple. जो स्टेटमेंट 2 है वो भी इनकरेक्ट है, that द्वारपालास were usually found on the gateways of gopurams of the Dravidian temples, right? So the option here is D, and you can find the resources and introduction to Indian art of the class 11th. इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट बुक है जिसके बिना आप कल्चर के सवाल एग्जाम में नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि इस बुक आप ज़रूर पढ़ें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। The Western Ghat has a higher elevation and more continuous. Their average elevation is about 1500 meters with height increasing to north and south. और अड्डामुड्डी जो है that has
2695 meters, the highest peak of the peninsular India, that is located in Annamudi Hill in the Western Ghat, followed by Dholpeta on the Nilgiri Hills. बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो ये करेक्ट है, जहाँ पे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट द नीलगिरी हिल्स, और ईस्टर्न घाट कंप्राइजेस ऑफ डिसकंटिन्यूअस hills and low eroded rivers. Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri are the important rivers here. So you can find the resources in the NCERT class 11th geography. This is again very significant and very important book. अब बढ़ेंगे अपने MCQ सवाल की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। With reference to Paramhans Mandlis, consider the following statement. It was primarily interested in peaking the caste rule, breaking the caste rule. And the second statement is it advocated the widow remarriage and the women educations. तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताने हैं, वेदर ए इज करेक्ट, बी, सी और डी. So whatever you feel is the correct answer, write your answer in the comments down below and let us know your correct answers. The second question is from Indian polity. Consider the following statement with reference to executive power of the president. All action of the government of the India are formally taken in the name of the president, and he can declare any area as in scheduled area and has a power to respect the administration of the scheduled area in the tribal areas, right? So this is two important statement when it's come to the executive power of the president. तो आप इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, only one, only two, both one and two, and neither one nor two. So आप थोड़ा सा इसमें if you have read the Indian polity, it would be very easy for you to answer the question. तो ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, आपको क्या लगता है इसके करेक्ट आंसर क्या है, और अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.